गाइज दिस इज़ द लास्ट IGTV इन द सीरीज़ जो कि मैंने बनाई है फॉर डाइवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ। तो ये जो लास्ट हेड बाकी रहता था, द टाइटल ऑफ द हेड इज़ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। तो इसमें भी कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं जो कि जिनके आधार पर वाइफ क्लेम कर सकती है डाइवोर्स अंडर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। इट्स कॉल्ड जुडिशियल डाइवोर्स। तो ये क्या क्या ग्राउंड हैं? ये 9 ग्राउंड्स हैं जो कि हमें सेक्शन 2 में बताए गए हैं। द फर्स्ट ग्राउंड इज़ एब्सेंस ऑफ हस्बैंड, यानी कि अगर पति वाइफ से अलग रहता है 4 साल तक, इसमें पीरियड बताया गया है 4 ईयर का, कि इफ़ द वेयर अबाउट ऑफ हस्बैंड आर नॉट नोन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर देन द वाइफ विल बी कॉम्पिटेंट टू आस्क फॉर डाइवोर्स। 4 साल तक अगर पति का नहीं पता चलता है। बट द सेकेंड कंडीशन इज द डिक्री ऑफ डाइवोर्स विल नॉट टेक इफेक्ट इफ विद इन 6 months ऑफ पासिंग ऑफ डिक्री husband either by himself or through agent appears before the courts and claims that he is willing to continue his conjugal duties। यानी कि अगर आपने अप्लाई किया है इस आधार पर डाइवोर्स के लिए, तो डिक्री पास होने के बावजूद भी हस्बैंड के पास टाइम रहेगा 6 महीने तक का कि वो चाहे तो कोर्ट के सामने खुद अपीयर हो सकता है या थ्रू एजेंट अपीयर होके अपनी ये इच्छा जाहिर कर सकता है कि वो अपनी कंजुगल ड्यूटीज़ को निभाना चाह रहा है, माने कि शादी कंटिन्यू करना चाह रहा है। द नेक्स्ट ग्राउंड इज फेलियर टू मेंटेन। इफ़ द हस्बैंड फेल्स टू मेंटेन हिज वाइफ फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years कॉन्जिक्यूटिवली, तो वो क्या, उसके पास क्या ग्राउंड बन जाएगा वाइफ के पास कि वो जाकर कोर्ट में तलाक मांग सकती है अगर वो कॉन्टीन्यूसली हस्बैंड उसका 2 सालों तक उसको मेंटेन नहीं करता है। तो नेक्स्ट कंडीशन इज, थर्ड ग्राउंड इज इम्प्रिजनमेंट ऑफ हस्बैंड, यानी कि हस्बैंड को आपके इम्प्रिजनमेंट मिल गया है। कितने साल का, ये इसमें बताया गया है। इफ़ द हस्बैंड हैज़ बीन सेंटेंस्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years और मोर the wife is entitled to apply for divorce. Decree can be passed only when the sentence become final। यानी कि अगर हस्बैंड के पास अभी राइट बचता है कि वो अपील कर सकता है अपने सेंटेंस के अगेंस्ट, तो वाइफ के पास जो है राइट तो रहेगा कि वो क्लेम कर सके डाइवोर्स के लिए, पर डिक्री जो है वो उसको ग्रांट नहीं होगी। ठीक है, यानी कि आपके हस्बैंड को अगर क्या कहते हैं सेंटेंस मिल गया है 7 साल तक का या उससे ज़्यादा का, और उसके पास परसिस्ट कर रहा है राइट कि वो अपील कर पाए उस सेंटेंस के अगेंस्ट जाके, तो वो पीरियड जब तक नहीं बीत जाता आपकी डिक्री भी डाइवोर्स की फाइनल नहीं होगी, वो डिक्री आपको हाथ में नहीं मिलेगी। नेक्स्ट कंडीशन इज़ द फोर्थ पॉइंट इज हस्बैंड्स फेलियर टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशंस, यानी कि अगर हस्बैंड अपने मैरिटल ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म नहीं कर पाता है विदाउट एनी रीजनेबल कॉज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, तो वाइफ के पास राइट बन जाएगा क्या कि वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है। द नेक्स्ट ग्राउंड इज इम्पोटेंसी ऑफ हस्बैंड। इफ़ द हस्बैंड वॉज इम्पोटेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड कॉन्टिन्यूज टू बी सो, तो बिफोर पासिंग द डिक्री ऑन दिस ग्राउंड द कोर्ट शैल ऑन द एप्लीकेशन बाय द हस्बैंड मेक एन ऑर्डर requiring the husband to satisfy the court within a period of 1 year from the date of such order that he had ceased to be impotent. If he satisfies, no decree shall be passed। यानी कि इम्पिटेंसी के आधार पर जो कि हस्बैंड को थी एट द टाइम ऑफ मैरिज और वो कंटिन्यू कर रही है मैरिज के दौरान भी, तो वाइफ के पास अधिकार रहेगा इस आधार पर वो डाइवोर्स के लिए क्लेम कर सकती है, पर साथ ही साथ पति के पास भी अधिकार रहेगा कि वो चाहे तो अप्लाई कर सकता है कोर्ट में इस ग्राउंड को जो है एबॉलिश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए या चैलेंज करने के लिए वो बोल सकता है। 1 साल तक उसके पास अधिकार रहेगा कि वो कोर्ट को 1 साल के अंदर जो है सेटिस्फाई करे दैट ही इज़ नो मोर इम्पिटेंट, राइट। नेक्स्ट कंडीशन इज, सिक्स्थ ग्राउंड इज इंसेनिटी, लेप्रोसी और वेनरल डिसीज़। इंसेनिटी यानी कि पागलपन। नेक्स्ट ग्राउंड इज इंसेनिटी, लेप्रोसी और वेनरल डिसीज़। इंसेनिटी यानी कि हस्बैंड का पागलपन, लेप्रोसी जैसे कोड टाइप बीमारी, और वेनरल डिसीज़
जो कि आपकी बहुत ही खतरनाक बीमारियां होती हैं, उन्हें हम वेनेरल डिसीज़ बोलते हैं। तो इंसेनिटी फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर, अगर आपके हस्बैंड को परसिस्टेंटली 2 साल तक इंसेनिटी की बीमारी जो है, पागलपन की अवस्था उसकी बनी हुई है, तो आप डाइवोर्स मांग पाएंगे। लेप्रोसी और वेनेरल डिसीज़ कैन बी इवन रीसेंट, यानी कि लेप्रोसी और वेनेरल डिसीज़ का 2 साल तक परसिस्ट करना ज़रूरी नहीं है। अगर रिसेंट में आपके हस्बैंड को हुई है तो आप इमीडिएटली कोर्ट में अप्लाई कर पाएंगे फॉर डाइवोर्स। द 7th ग्राउंड इज रेपुडिएशन ऑफ मैरिज बाय वाइफ। हाँ, इफ द वाइफ इज gotten married away by the father or other guardian before attaining the age of 15 years, the wife can repudiate the marriage if it is not consummated। तो इसको हम बोल सकते हैं ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी भी होता है, कि अगर वाइफ को 15 साल से पहले उसके पिता के द्वारा या किसी अन्य गार्जियन के द्वारा शादी करवा दी जाती है उसकी, और शादी जो है कंज्यूमेट नहीं होती है, तो वाइफ के पास ऑप्शन रहेगा कि वो 15 साल की एज जो है वो एक्वायर करने के बाद चाहे तो शादी को जो है रेपुडिएट कर सकती है, यानी कि तलाक ले सकती है। द 8th ग्राउंड इज क्रुएलिटी बाय हस्बैंड। तो अगर हस्बैंड क्रुएलिटी करता है वाइफ पर, तब भी वाइफ जो है क्लेम कर सकती है डाइवोर्स को। अब इसमें क्रुएलिटी के प्रकार फॉर्म बताए गए हैं कि किस किस तरीके में क्रुएलिटी कर रहा होगा तो आप डाइवोर्स जो है क्लेम कर सकते हैं। दैट इज़ हैबिचुअल असॉल्ट और बैड कंडक्ट। सेकंड इज एसोसिएट्स विद वीमेन ऑफ इल रेप्यूट और लीड्स आ इनफेमस लाइफ, किसी बदनाम औरत से कंपेयर करता है या उसे इनफेमस लाइफ जीने के लिए जो है बाध्य करता है। द थर्ड इज अटेम्प्ट टू फोर्स हर टू लीड एन इमोरल लाइफ, कोई गलत काम करवाता है। डिसअप्रूव्स ऑफ हर प्रॉपर्टी और प्रिवेंट्स हर फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हर लीगल राइट ओवर इट, उसे अपनी प्रॉपर्टी के अधिकार को जो है एक्सरसाइज नहीं करने देता। ऑब्स्ट्रक्ट्स हर टू परफॉर्म रिलीजियस अफेयर्स, उसको नमाज वगैरह अदा नहीं करने देता, इसको भी क्रुएलिटी माना गया है। इफ़ ही हैज़ मोर देन वन वाइव्स देन ही इज़ नॉट ट्रीटिंग हर विद इक्वालिटी इन अकॉर्डेंस विद द इंजंक्शंस ऑफ कुरान, यानी कि अगर उसने एक से ज़्यादा शादी की हुई है और वो दूसरी बीवियों की तरह आपकी देखभाल नहीं कर रहा है, इक्वालिटी पे आपको ट्रीट नहीं कर रहा है, तो आप जो है डाइवोर्स क्लेम कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी। ठीक है, तो दीज वर द ग्राउंड्स on which you can ask for divorce under dissolution of Muslim Marriage Act. I really hope this video was useful for you people. I know my accent of Urdu is not that much good, but आपको समझ में आ पाया होगा इस चीज़ की मैं उम्मीद करती हूँ। फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आया हो, feel free to ask me. I will be there to guide you people. So as for now, I will wish you luck for your future endeavors and thank you.